देखिए, बांग्लादेश के एक्स आर्मी जनरल्स एक हफ्ते पहले कुछ बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। देखते हैं आज दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यानी बांग्लादेशी मिलिट्री का क्या हाल है। The Arakan Army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mong. पिछले हफ्ते ये लोग गजवाए हिंद के सपने देख रहे थे, आज अराकान आर्मी ने इनके साथ गजवाए बांग्लादेश ही कर दिया। गजब बेइज्जती है। अब देखिए, आपने शायद एक कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लगता है अजीत डोवल ने भी ये कहावत सुनी है। पाकिस्तान के केस में अननोन मैन ने जो तबाही मचाई है, आज वैसी ही तबाही बांग्लादेश के बॉर्डर पे अराकान आर्मी मचा रही है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये अराकान आर्मी है क्या, और एक सरप्राइजिंग बात मैं आपको आज बताऊंगा कि बांग्लादेश में अराकान आर्मी का जो ऑपरेशन हुआ है उसके रिपल इफेक्ट्स पोटेंशियली सालों तक पड़ सकते हैं, और इस सिचुएशन का फायदा भारत को ही नहीं बल्कि चाइना और यूएसए को भी पोटेंशियली हो सकता है। तो बांग्लादेश में करंटली अ ग्रेट गेम इज ऑन। कौन जीतेगा ये जियोपॉलिटिकल गेम, आइए देखते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, एक दिन पहले ही अराकान आर्मी ने हाफ से ज्यादा रखीन के टाउनशिप्स पर कंट्रोल कर लिया है। रखीन जो कि बांग्लादेश से बॉर्डरिंग म्यांमार का एक प्रोविंस है। इस प्रोविंस से ज्यादातर जो रोहिंग्या हैं वो भारत आए हैं। तो अराकान आर्मी जो है ये रखीन के एथनिक माइनॉरिटी मूवमेंट का एक वेल आर्म्ड विंग है जो म्यांमार के सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑटोनॉमी चाहता है। और अभी अराकान आर्मी ने 270 किलोमीटर लॉन्ग म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। The Arakan Army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. You know what that means? That it gains full control of the border with Bangladesh. रिपोर्ट किया जा रहा है कि अराकान आर्मी जो है ये जितने भी इस्लामिक आतंकी कैंप्स हैं जो पपेट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस के रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे, उन सब को लाइन से सिस्टमैटिकली साफ कर रहा है। और ये जो रखीन और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश के लिए। ये एक लौता एरिया है बांग्लादेश का जो इंडिया से बॉर्डर नहीं करता। और आप तो जानते ही है कि इंडिया के साथ अभी रिलेशंस कुछ खास अच्छे चल नहीं रहे बांग्लादेश के। अराकान आर्मी का कहना है कि भाई रखीन के जो लोग हैं उनको म्यांमार के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से हमेशा एक्सक्लूड करके रखा गया है। अराकान आर्मी कहती है कि म्यांमार की जो मिलिट्री हुंता है उनके कंट्रोल के नीचे रखीन के लोगों पर कई ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं। और उनकी एक अराकान ड्रीम है जो एक सॉवरन या सेमी ऑटोनोमस रखीन स्टेट की डिमांड कर रही है। इस ग्रुप में ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो रखीन के बुद्धिस्ट हैं। ग्रुप एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पे काम करता है जो रखीन आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। अराकान आर्मी के सोर्सेस के हिसाब से बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स है वहां पर 11 मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। इन ग्रुप्स पर एलिगेशंस हैं कि वो रखीन में मर्डर कर रहे हैं, किडनैपिंग्स कर रहे हैं, औरतों को असॉल्ट कर रहे हैं, और उनके खिलाफ भी अराकान आर्मी एक्शन ले रही है। तो अब सवाल उठता है कि ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन से आप शायद वाकिफ हैं। अभी तक बांग्लादेश में जो वायलेंट तख्ता पलट हुआ है यूएस डीप स्टेट की मदद से, उसके बाद शेख हसीना को भगा दिया गया बांग्लादेश से, और वहां माइनॉरिटीज की हालत खराब हो रखी है। 5 अगस्त के बाद 7 दिन में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेशी एक्स सोल्जर्स जो हैं वो तो भारत को कैप्चर करने की बातें कर रहे हैं। आपने ख्याली पुलाव के बारे में सुना होगा। ख्याली 56 भोग पहली बार देख रहे हैं, ख्याली वेडिंग बफे पहली बार देख रहे हैं। और फनी बात यह है कि जब ये भोसड़ी वाले चाचा लोग कोलकाता की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे तब पीछे से अराकान आर्मी ने इतना बड़ा सरिया, समझ जाइए। अब ये बात अभी तक डिबेट में है कि अराकान आर्मी ने ये जो कांड किया है ये चाइनीज सपोर्ट के साथ किया है या अमेरिकन सपोर्ट के साथ किया है, क्योंकि याद रखिए चाइना और अमेरिका दोनों को कुछ ऐसे पार्ट्स हैं बांग्लादेश के जिस पर कब्जा करने का प्लान है ताकि वो बे ऑफ बंगाल को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके, जो एक मेजर ट्रेड रूट है। ये बात भी याद रखिए कि डोवल अभी बहुत रिसेंटली ही चाइना गए थे, और अराकान आर्मी को जो मेजर फंडिंग और वेपन सप्लाईज है वो चाइना से आती है। इनफैक्ट 95% अराकान आर्मी की फंडिंग चाइना से आती है। 2020 में जब इंडिया और चाइना की आपस में नहीं बन रही थी तो एक बड़ा कंसाइनमेंट अराकान आर्मी को अलेजेडली चाइना से भेजा गया था जो बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्स के जरिए म्यांमार गया था। तो ये वेपन्स अराकान आर्मी को भेजकर चाइना इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था और इंडिया का कम करना चाहता था। कुछ ही साल
साल पहले चाइना का कंट्रोल अराकान आर्मी पे इतना ज्यादा था कि उनकी हेल्प से इंडिया का एक 220 मिलियन का रोड प्रोजेक्ट था म्यांमार में, जिसे पूरी तरह से रोक दिया गया था। अराकान आर्मी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले वर्कर्स और मेंबर्स को किडनैप कर लेती थी। लेकिन अक्टूबर 2024 के बाद जब इंडिया और चाइना में थोड़ी सुलह हुई, बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया, ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और चाइना जो है वो आपसी मतभेद को थोड़ा और डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डीएस्केलेट करने की कोशिश करेंगे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर भी अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी से रियो डी जेनेरो में मिले थे। तो क्या इन सुधरते रिश्तों का फायदा लेकर वहां कुछ मांडवली की गई है रखीन में? याद रखिए कि कुछ समय पहले इंडिया ने भी अराकान आर्मी के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी। इस साल के 29 फरवरी को एक इंडियन डेलीगेशन लेड बाय के वानलावेना, जो राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने एक सरप्राइज क्रॉस बॉर्डर विजिट किया था म्यांमार के अराकान हेल्ड टेरिटरी में। वहां पलेटवा के पास अराकान आर्मी के मेंबर से मुलाकात भी उन्होंने की थी और डिस्कशंस भी किए थे। उनका मिशन था कि जो रोड प्रोजेक्ट इंडिया वहां पर कर रहा है उसको वापस शुरू किया जाए, अराकान आर्मी के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाई जाए। और ये रोड प्रोजेक्ट देखिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लैंडलॉक जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, उसको वेस्टर्न म्यांमार से कनेक्ट करता है और उसके जरिए लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट को मैरीटाइम एक्सेस देता है। तो अब देखिए जो अराकान आर्मी ने किया है रखीन में, उससे बांग्लादेश के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। याद करिए कि जब बांग्लादेश ने इस्लामिक रेवोल्यूशन करके शेख हसीना को हटाया था और अमेरिका की मदद से एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, तो देखते हैं कि इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद भारत के कुछ यूट्यूबर्स का जो फेवरेट देश है बांग्लादेश, उसकी क्या हालत है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। उनका जीडीपी रेट अब घटकर सिर्फ 2.5% हो चुका है। उनका फॉरेन रिजर्व्स जो 2022 में 48 बिलियन के आसपास था, अब घटकर सिर्फ 18 बिलियन हो चुका है। अब इंडिया के साथ तो इन्होंने रिश्ते खराब कर रखे हैं, इंडिया पर तो ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं। मतलब इनका एक ही लैंड बॉर्डर बचा था जहां से वो एसेंशियल चीजें इंपोर्ट करते थे, जैसे पोटैटो, शुगर, कॉटन, जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब उस बॉर्डर पर भी बंबू लग गया है। तो बांग्लादेश की इस करंट सिचुएशन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं, ये इन्हीं से सुन लीजिए। तो देखिए बेसिकली इनकी इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो रखी है इस सो कॉल्ड रेवोल्यूशन के बाद। उसके ऊपर से सोने पे सुहागा भी देख लीजिए कि देखिए बांग्लादेश की जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी है वो ये भारत से लाते हैं और इनकी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी इनको भारत से मिलती है उसका पेमेंट भी इन्होंने अभी तक नहीं किया है। इनफैक्ट इनकी मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी अडानी से आती है और बांग्लादेश ओज $800 मिलियन टू अडानी एंड 100 करोड़ टू त्रिपुरा जस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो इन्होंने अभी तक चुकाए नहीं है। अब बांग्लादेश वाले धमकी दे रहे हैं कि भाई हम नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन यार नेपाल से आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं। नेपाल से भी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने के लिए इंडिया की मेहरबानी पे ही आपको डिपेंड करना पड़ेगा। इंडिया ट्रांजिट अलाउ करेगा तभी ना। उसके ऊपर से देखिए अभी इंडिया बांग्लादेश में जो सिचुएशन खराब हुई है, उसके साथ साथ इन्होंने अडानी का बिल अभी तक भरा नहीं है। तो अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई ऑलरेडी 50% कम कर दी है और त्रिपुरा ने तो लगभग पूरी तरह से सप्लाई बंद कर रखी है। और करो रेवोल्यूशन। तो देखिए देश की हालत इस समय पर बहुत खराब है। जिन स्टूडेंट्स के बूते पर इन्होंने ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन किया था, जहां पर शेख हसीना को हटाया गया था, आज वही स्टूडेंट्स इस नई पपेट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर पपेट गवर्नमेंट लाठीचार्ज कर रही है और टीयर गैस फेंक रही है। कैसी लगी? आगे स्वाद। जो वर्कर्स हैं बांग्लादेश के कई फैक्ट्रीज में, उनको इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद से पेमेंट ही नहीं मिली है। इतनी बुरी हालत हो रखी है इस समय पर बांग्लादेश की कि अगर आप नोटिस करें तो अगस्त के इस ग्रैंड रेवोल्यूशन के बाद बांग्लादेश का जो ओपनली एंटी इंडिया रेटरिक था वो भी काफी कम हो रखा है, एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। लगता है गवर्नमेंट की फटी पड़ी है और वो थोड़ा डैमेज कंट्रोल मोड में चले गए हैं। लेकिन अब जरा वापस चलते हैं म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर के डेवलपमेंट्स पर। अब देखिए यहाँ की जो इनसाइट्स मैंने निकाली है उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ट्विटर पे एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनका नाम है हरप्रीत, जिनका ट्विटर अकाउंट है @सेमोआ यानी @CESTMOI। प्लीज उनको ट्विटर पे जाके फॉलो कीजिए। ये बहुत सारे जो इनसाइट्स मैंने यहाँ से निकाले हैं वो डायरेक्टली उनके थ्रेड से निकाले हैं, सो ऑल क्रेडिट टू हिम। उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी इंटरेस्टिंग या सरप्राइजिंग लगती है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने देखा कि ये अराकान आर्मी ने बॉर्डर कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच का, उनका दिमाग सबसे पहले सीरिया पे गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रेट गेम इज ऑन। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ है और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज पर कंसिस्टेंट अटैक्स हो रहे हैं,
हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि भाई इंडिया को बांग्लादेश में आर्मी भेजनी चाहिए, और जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान से हमने एरिया तोड़ा था, उसी तरह से बांग्लादेश से भी कुछ एरिया तोड़ के भारत में वापस जोड़ना चाहिए, ताकि हिंदू माइनॉरिटी जो है बांग्लादेश की वो उन एरियाज में सेफली रह सके। लोगों ने स्पेशली चिटागोंग एरिया की बात की है और चिटागोंग हिल ट्रैक्स की बात की है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स है कि इंडिया अगर वहां दाव मारने की कोशिश करता है तो चाइना जो अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है उसका भी क्लियर गोल है चिटागोंग पोर्ट जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैप्चर करने का। क्योंकि देखिए, जिसने बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल किया उसने बेसिकली बे ऑफ बंगाल के जो दोनों बड़े एंट्री पॉइंट्स हैं, मलाक्का स्ट्रेट्स और इंडियन ओशन रूट, जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट है दुनिया का, उस पे भी कब्जा जमा लिया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएसए बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे एक बेस ढूंढ रहा है और चाइना सिटवे पोर्ट पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो अगर चीजें इसी ट्रेजेक्टरी से चल रही हैं जिस ट्रेजेक्टरी में बांग्लादेश अभी जा रहा है, तो बांग्लादेश काफी जल्दी एक सीरिया टाइप वाली सिचुएशन की तरफ जा सकता है। इंडिया के बॉर्डर्स पे केओस होने का पूरा चांस है, क्योंकि अब 3 मेजर पावर्स हैं जो अपना स्टेक क्लेम कर सकते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक हाईली डिस्टेबलाइज कंट्री है जहां पर इंडिया, चाइना और यूएसए के बीच में शायद पावर वैक्यूम को फिल करने की लड़ाई हो सकती है, जिसमें हो सकता है कि बांग्लादेश का कुछ ना कुछ एरिया कट के अलग हो जाए। हरप्रीत मानते हैं कि रेवोल्यूशन के पहले वाला जो बांग्लादेश था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता और उनके अकॉर्डिंग शायद कभी भी वापस नहीं आएगा। अब देखिए, बांग्लादेश ने अपनी हालत खुद ही वैसी बनाई है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया की तरह डेवलप नहीं होना चाहते बल्कि पाकिस्तान वाले रूट में जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के रास्ते पर चलिएगा तो देखिए, देश तो टूटेगा ही ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और यहाँ पर भी हो सकता है कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, लेकिन इस बार 1971 से भी ज्यादा मेसी तरीके से हो सकती है। और इसका एक बड़ा डाउनसाइड होगा इंडिया के लिए कि अराकान आर्मी जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज क्रिएट कर रही है उनको बांग्लादेश भेजेगी और ये बांग्लादेशी साले उनको इंडिया भेजेंगे। हो सकता है कि आने वाले महीनों में इंडिया के बॉर्डर्स पर एक और बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है। एक रेफ्यूजी होंगे जो हिंदूज हैं जो बांग्लादेश में परसिक्यूशन को एस्केप कर रहे हैं, दूसरे वो रोहिंग्या हैं जिनको अराकान आर्मी बांग्लादेश में खदेड़ रही है। अब इसके बाद हरप्रीत ने कुछ ऐसा बोला जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये बात कितनी इंटरेस्टिंग या प्लॉजिबल लगती है। हरप्रीत ने सजेस्ट किया कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है आज वो 1971 के सिमिलर है। उन्होंने 6 पॉइंट्स बताए कि क्यों। पहला, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर में रहने नहीं दिया गया और जबरदस्ती हटा दिया गया। दूसरा, रेफ्यूजी क्राइसिस बन गई है। तीसरा, बे ऑफ बंगाल में सुपर पावर राइवलरी चल रही है। सिर्फ यूएस और चाइना ही नहीं बल्कि रशियन नेवी ने भी रिसेंटली अपना एक विजिट किया है बे ऑफ बंगाल में। चौथा, बांग्लादेश के सड़कों पर पूरा केओस का माहौल है। पांचवा, माइनॉरिटीज का रैम्पेंट परसिक्यूशन हो रहा है। और छठा, कि इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रैक्टिकली कोलैप्स कर चुका है। बांग्लादेश के साथ एक और प्रॉब्लम है कि कोई पास का दोस्त नहीं है जिनसे मदद मांगी जा सके। तो बांग्लादेश में अभी बहुत केओस का माहौल है। लेकिन देखिए, नया ऑर्डर जब भी आता है तो केओस से ही इमर्ज होता है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 का केओस हो या 1971 के ऑपरेशन सर्च लाइट का केओस हो। और अगर इंडिया ने अपने कार्ड्स सही खेले हैं तो 2024 के बाद भी हो सकता है कि एक नया ऑर्डर इमर्ज हो बांग्लादेश के एरिया में। और देखिए, यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराकर एक बहुत बड़ा फेवर किया था। शायद अब वक्त आ गया है कि उस फेवर का रीपेमेंट किया जाए। और रीपेमेंट का मतलब हो सकता है कि चिटागोंग एरिया इंक्लूडिंग द चिटागोंग हिल ट्रैक्स, जो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पे काफी हिंदूज और बुद्धिस्ट भी रहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके ऊपर से यूएसए और चाइना दोनों की नजर इस जगह पर बनी हुई है और वो प्लान बना रहे हैं इस समय पर कि बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए। इस रीजन की अगर बात करें तो एक और चीज याद रखना जरूरी है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो लैंडलॉक्ड है, उस पर कोई ओशन एक्सेस नहीं है। अगर इंडिया को चिटागोंग पोर्ट तक का एक्सेस मिल जाता है तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के ट्रेड डायनामिक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। नॉर्थ ईस्ट इस वजह से एक मेजर ट्रेड हब बन सकता है पूरे ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के लिए। और इसका इंपैक्ट सिर्फ रीजनल ही नहीं होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में एक इकोनॉमिक बूम आएगी, बल्कि इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी एक मैसिव इकोनॉमिक बूस्ट आएगा यहाँ पर। तो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली ये एरिया इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस समझना और इसके पोटेंशियल को अनलॉक करना आने वाले दिनों के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। ये सिर्फ एक बॉर्डर का इशू ही नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल,
भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का भी मुद्दा है। इसके अलावा ये एरिया एक परफेक्ट जगह हो सकता है उन रेफ्यूजीज के लिए जो अभी इंडिया में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं या आने वाले महीनों में कर सकते हैं। इस तरह उन रेफ्यूजीज को भी एक नई जिंदगी मिल सकती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसी जगह में जो उनके लिए घर के मुताबिक है और जहां पर वो बांग्लादेशी स्टेट के इस्लामिक टेररिज्म से फ्री हो। एक रीजन जो इन डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज के लिए एक सेफ हेवन बन सके, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक और कल्चरल इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करे। तो अब समय है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए प्रोएक्टिव हो और चिटगांग को एक 1971 के पेमेंट की तरह देखे। देखिए, हिस्ट्री में हमेशा यह बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं आती और अगर सही वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए चली जाए। बांग्लादेश सिर्फ लैंडलॉक नहीं है। बांग्लादेश की सिचुएशन ये है कि उनके 95% बॉर्डर्स इंडिया के साथ हैं। उसके साथ साथ अपने शोर्स पे वो इंडियन नेवी की मर्जी पर डिपेंड करता है। इंडियन नेवी ने पहले भी बांग्लादेश के पोर्ट्स पर फ्रीली ऑपरेट किया है और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। और आप बांग्लादेश का मैप देखिए और इंडिया का मैप देखिए और देखिए कि इंडियन एयरफोर्स के बेसिस बांग्लादेश के आसपास कितने हैं। पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि इंडिया कुछ ट्राई करेगा तो बांग्लादेश चाइना और यूएस से मदद मांगेगा। देखिए, 1971 में जब इंडिया रिलेटिवली कमजोर था तब भी यूएस और चाइनीज मदद ने उनके इलेजिटिमेट बाप की कोई हेल्प नहीं की थी। आज इंडिया काफी स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग है ये दुनिया को पता भी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी के सबसे बड़े पिलर्स, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रेड हो, वो सब इंडिया पे हेविली रिलायंट है। वो चाइना से मदद मांग तो सकते हैं लेकिन चाइना का अपना खुद का एजेंडा है कि बांग्लादेश के एरिया पर कब्जा किया जाए। अब तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद बांग्लादेश के पास कोई दोस्त भी नहीं बचे। एक दोस्त था भारत, लेकिन वो वहां पर गजवाए हिंद करना चाहते हैं। आज के बांग्लादेश का कोई फ्यूचर नहीं है जब तक वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि जिस भसड़ में उन्होंने खुद को डाला है उस भसड़ से उनको सिर्फ इंडिया ही मदद करके निकाल सकता है। लेकिन यह इंडिया को मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया को नेहरू नहीं बनना है, इंडिया को चाणक्य बनना है। इंडिया को बांग्लादेश पे स्क्रू और टाइट करना है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाते रहो। अपने बॉर्डर को अग्रेसिवली सिक्योर करो और वेट करो। जब तक बांग्लादेश कंप्लीटली डेस्परेट नहीं हो जाता तब तक शांति से वेट करो। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। और आज बांग्लादेश अपनी ही गलतियों के जाल में फंसा हुआ है। शायद इस समय राइट नाउ इज नॉट द करेक्ट टाइम टू टेक एक्शन। अभी बांग्लादेश को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्क्वीज करते रहो जब तक बांग्लादेश अंदर से क्रम्बल ना हो जाने लगे। क्योंकि अभी अगर आपने एक्शन लिया तो देखिए, हमारे आसपास कई दुश्मन है। बांग्लादेश है, चाइना है और नेपाल में हो सकता है एक पोटेंशियली एंटी इंडिया सरकार हो। सब चिकन नेक के बिल्कुल आसपास है। अभी आप वेट कीजिए जब तक ये बाइडेन नहीं निकल जाता, डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस अमेरिका में कम नहीं हो जाता और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो होपफुली इंडिया और यूएस के रिलेशंस फिर से स्ट्रांग होंगे। उसके बाद अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी और खराब होती है तो वहां एक रेफ्यूजी क्राइसिस बन सकता है। और अगर 1971 के लेवल की रेफ्यूजी क्राइसिस होती है तो इन रेफ्यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से बांग्लादेश से एक एरिया शायद कार्व आउट करना जरूरी हो जाएगा। और याद रखिए कि इस समय पर चाइना और अमेरिका दोनों बांग्लादेश के टुकड़े छीनने पर उतारू हैं। तो इसलिए भारत को प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है। फेनी, चिटगांग, रंगपुर जैसे एरियाज चाइना के मैप में या अमेरिका के मैप में देखने के बजाय इंडिया के मैप में होने चाहिए। तो देखिए, हो सकता है कि इस ऑपरेशन में समय जरूर लगे, शायद कुछ महीने लगे, शायद कुछ साल लगे, लेकिन जब वक्त आता है तो इंडिया को अपने कार्ड्स बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेलने होंगे बिफोर चाइना और द यूएसए कैन मेक देयर मूव। एंड आई वांट टू रैप अप टुडेस वीडियो विद दिस। और जो लोग इस बात से नाराज हो रहे हैं कि भाई आप बांग्लादेश को तोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो? टू दोस पीपल आई वांट टू से वन थिंग। इंडिया के पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर्स हैं वो कंप्लीटली अननेचुरल है, कंप्लीटली आर्टिफिशियल है और भारत की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के लिए एक इंसल्ट है। ये बॉर्डर्स पूरी तरह से अपने अस्तित्व में अनस्टेबल हैं। 100 साल पुराने भी नहीं है ये। इट इज इनएविटेबल कि एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर ये बॉर्डर बदलेंगे। आगे जाके ये बॉर्डर्स कैसे बदलेंगे वो तो मैं नहीं जानता, ये तो सिर्फ माँ भवानी को पता है। लेकिन एक बार जरूर है कि आगे आने वाले कुछ साल भारत के लिए एक सिविलाइजेशन लेवल का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं अगर हम स्ट्रेटेजिकली और समझदारी से काम ले तो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश से कुछ जमीन कार्व आउट करने की और वहां पर रेफ्यूजीज को सेटल करने की? अगर आपको लगता है कि ये प्लॉजिबल है तो मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल प्लॉजिबल नहीं है, मैं बिल्कुल बकवास कर रहा हूं, तो प्लीज ये भी मुझे बताएं। एंड प्लीज गो फॉलो हरप्रीत। उनका ट्विटर हैंडल है @सेमोआ, यानी @CESTMOI। प्लीज हमारे यूट्यूब पर और पेट्रियन पर भी एक मेंबर बने अगर आप अभी तक नहीं बने हैं तो। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।